हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्रूज। दोस्तों, आधुनिक भारत सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लासी का युद्ध। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे युद्ध के विषय में सामान्य जानकारी को। इसके साथ ही प्लासी के युद्ध के कारण और महत्व को डिस्कस करेंगे और सबसे अंत में प्लासी के युद्ध के बाद की स्थितियों को जानेंगे। दोस्तों, प्लासी का युद्ध हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए यहाँ से सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम्स में भी बड़ी मात्रा में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। डेली करंट अफेयर्स और वीडियो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बंगाल के नवाब वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज अधिकारी क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त होती है कि कोई भी किसी के टेरिटरी या क्षेत्र में हमला नहीं करेगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारी क्लाइव नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र की रचना करता है और वह उसे युद्ध के लिए आमंत्रित करना चाहता है, जिसके लिए क्लाइव को एक तात्कालिक कारण की आवश्यकता होती है और वह जून 1757 में फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर हमला कर देता है और इस हमले के होते ही अलीनगर की संधि टूट जाती है और सिराज, जो कि बंगाल का नवाब है, यह अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है, जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। आइए अब इस युद्ध के विषय में सामान्य जानकारी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी, जो कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, यहीं पर यह युद्ध लड़ा जाता है, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इस युद्ध में दो पक्ष होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व करता है क्लाइव और दूसरा पक्ष होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का, और इस युद्ध में नवाब का मदद फ्रांसीसी कंपनी करती है। दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और नवाब की करारी हार होती है। अब हम इस युद्ध के कारण को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस युद्ध का कारण होता है कंपनी की महत्वाकांक्षा। कंपनी व्यापारिक दृष्टिकोण से तो धन कमाना ही चाहती है, इसके साथ ही भारत में अपने राजनीतिक पक्ष को भी या अपने राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाना चाहती है, जिस कारण से कंपनी की महत्वाकांक्षा को देखते हुए प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अगला कारण है दस्तक का दुरुपयोग। हमने डिस्कस किया था कि दस्तक का अंग्रेज अधिकारी निजी तौर पर बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। इसके साथ ही भारतीयों को भी व्यापार में छूट देने के लिए भारतीय व्यापारियों को दस्तक का लाभ देते थे, जिस कारण से बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता था। लेकिन बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक दस्तक के दुरुपयोग का विरोध नहीं किया जाता है, लेकिन जैसे ही सिराज बंगाल का नवाब बनता है, इसके द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाता है। इसके साथ ही अगला कारण है बुलियन की आवश्यकता। बुलियन का अर्थ है सोने और चांदी के सिक्के। यूरोप में वाणिज्यवाद की विचारधारा चल रही थी और इसमें कहा गया था कि राज्य के पास अधिक से अधिक सोने और चांदी के सिक्के होने चाहिए और ब्रिटिशर्स इसको फॉलो करते हैं और अधिक से अधिक सोने और चांदी के सिक्के इकट्ठा करना चाहते हैं और उनकी यह मंशा बंगाल से पूरी हो सकती थी। इसके साथ ही अंग्रेज फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध लड़ रहे होते हैं और दक्षिण में अपने शासन का विस्तार चाहते हैं, जिसके लिए अंग्रेज़ों को बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और उस समय बंगाल काफ़ी समृद्ध अवस्था में था और वहाँ से वह काफ़ी धन प्राप्त कर सकते थे। इसलिए धन की लालसा में भी प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। इसके साथ ही तात्कालिक कारण हमने डिस्कस किया अलीनगर की संधि का टूटना। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं बंगाल के नवाब की हार का कारण। दोस्तों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी क्लाइव षड्यंत्र रचता है और सिराज के सेनापति मीर जाफ़र को अपनी ओर करता है। इसके साथ ही परिवार में फूट डालकर घसीटा बेगम को अपनी ओर मिला लेता है। व्यापारी और कुलीन वर्ग में अमीचंद और राय दुर्लभ जैसे लोगों को अंग्रेज अपने साथ कर लेते हैं और
इस तरह से सिराज को वो बहुत ही कमज़ोर अवस्था में पहुंचा देते हैं और यह सिराज के युद्ध में हार का कारण बनता है। इसके साथ ही जो बंगाल की सेना थी उसकी अयोग्यता भी नवाब के हार का कारण बनती है। और जब सिराजुद्दौला देखता है कि उसका सेनापति मीर जाफ़र उसे धोखा दे रहा है तो वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है और इस कारण से भी नवाब की हार हो जाती है, क्योंकि जब युद्ध में बादशाह ही नहीं रहेगा या सेनापति धोखा बादशाह को दे रहा है और दूसरी ओर से लड़ रहा है तो सेना का भी मनोबल टूट जाता है और युद्ध में हार हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों, क्लाइव की योग्यता भी नवाब की हार का कारण बनता है। क्लाइव बहुत ही ज़्यादा चतुर अधिकारी था और यह सिराजुद्दौला को एक षड्यंत्र के माध्यम से पहले ही पराजित कर देता है और प्लासी का युद्ध एकमात्र औपचारिकता होती है उसे बंगाल के नवाब पद से हटाने के लिए। अब हम इस युद्ध के महत्व को समझते हैं। दोस्तों, इस युद्ध के महत्व को बताता है कवि नवीन चंद्र सेन का यह कथन, जिसमें कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की स्थायी दुर्दशा प्रारंभ हो जाती है। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती है, कवि नवीन चंद्र सेन का यह कहना था। दोस्तों, अब महत्व में हम सैन्य महत्व को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो इस युद्ध में बंगाल की सेना की कमजोरी दिखाई देती है, लेकिन अंग्रेज़ों में सैन्य शक्ति का ठीक तरह से प्रदर्शन नहीं हो पाता है अंग्रेज़ों की सेना की ओर से। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने पहले ही षड्यंत्र करके सिराज को युद्ध के मैदान से बाहर ही हरा दिया था और युद्ध के मैदान में उन्हें सैन्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि जो सिराज का सेनापति होता है मीर जाफ़र, वह अंग्रेज़ों की ओर से युद्ध लड़ता है और सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाता है और युद्ध के मैदान से भाग जाता है। तो इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज अपनी सैन्य क्षमता का ठीक तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात है कि बंगाल की सेना की कमजोरी यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर दिखाई देती है। अब हम युद्ध के आर्थिक महत्व को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेज़ों का कब्जा स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही कंपनी को 1,70,00,000 रुपए की प्राप्ति होती है और निजी तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अंग्रेज़ों को 24 परगना के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति भी मिल जाती है। इसके साथ ही फ्रेंच और डच इन दोनों का बंगाल से सफाया हो जाता है और सोने चांदी यानी कि बुलियन की अधिक मात्रा अंग्रेज़ों को भी प्राप्त हो जाती है। और इसका जो सबसे प्रमुख महत्व है वह है कि जो बंगाल के स्थानीय शिल्प उद्योग थे वह धराशायी हो जाते हैं ब्रिटेन के आधुनिक उद्योगों के सामने। तो यह आर्थिक महत्व है इस युद्ध का। दोस्तों, इस प्रकार से कंपनी को जब 1,70,00,000 और क्लाइव को 20 लाख निजी तौर पर मिलता है और बड़ी मात्रा में सोने चांदी और बुलियन प्राप्त होते हैं, तो इसी को बंगाल की भयंकर लूट कहा गया है। इसके बाद हम इस युद्ध के राजनीतिक महत्व को देखते हैं। तो बंगाल का अगला नवाब बन जाता है मीर जाफ़र। दोस्तों, यह अंग्रेज़ों की एक कठपुतली रह जाता है और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे कि अंग्रेज़ों की कठपुतली बनने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, तो वह मीर जाफ़र था। इसके बाद व्यापारिक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद इसके स्वरूप में बड़ा परिवर्तन आता है और यह व्यापारिक कंपनी होने के साथ साथ एक राजनीतिक कंपनी भी बन जाती है। तो इस युद्ध के द्वारा यही राजनीतिक महत्व था कि एक तो बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र बन जाता है, यानी कि बंगाल का नेतृत्व बदल जाता है जो कि अंग्रेज़ों के इशारे पर काम करता है और जो व्यापारिक कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वह एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। दोस्तों, बंगाल का जो अगला नवाब बनता है जो कि कठपुतली नवाब होता है मीर जाफ़र, यह अंग्रेज़ों की सारी मांगों को पूरा कर देता है। यानी कि कंपनी को 1,70,00,000 रुपए, निजी तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपए, 24 परगना का अधिकार भी दे देता है और बड़ी मात्रा में बुलियन भी अंग्रेज़ों को देता है।
लेकिन बाद में अंग्रेज बंगाल को इतना ज़्यादा लूटते हैं कि जो बंगाल अली वर्दी खां के समय में इतना समृद्ध होता है कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वह कालांतर में एकदम दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। और 1760 आते आते नवाब यानी कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मांग को पूरा कर पाने में असमर्थ हो जाता है। बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और इसी बीच 1760 में वंशीटाट बंगाल का नया गवर्नर बनकर आता है और इसे लगता है कि जो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र है, यह हमारी मांगों को यानी कि अंग्रेज़ों की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है और अब नवाब को बदलने की आवश्यकता है। और वेंसीटाट नवाब बदलने की कवायद शुरू कर देता है। मीर जाफ़र के स्थान पर बंगाल का नवाब बनाने के लिए वेंसीटाट के पास दो विकल्प होते हैं। एक तो मीर जाफ़र का पुत्र मीरन और दूसरा दामाद मीर कासिम। लेकिन क्या होता है कि मीर जाफ़र के पुत्र मीरन की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। अब अंग्रेज़ों के पास एकमात्र विकल्प मीर कासिम बचता है और अब वेंसीटाट यह सोचता है कि बंगाल का जो वर्तमान नवाब है मीर जाफ़र, इसे नवाब के पद से कैसे हटाया जाए। इसके लिए क्या करता है, अंग्रेज अपनी सेना को ले जा कर के मीर जाफ़र के किले को घेर लेते हैं और मीर जाफ़र भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अंग्रेज़ इस समय बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं और उन्हें हरा पाना उसके लिए कठिन होगा और वह स्वयं ही पद का त्याग कर देता है। अंग्रेज उसे 15,000 रुपये का पेंशन ऑफर करते हैं और कहते हैं कि आप इसी कलकत्ता में निवास कीजिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और 15,000 के पेंशन पर मीर जाफ़र कलकत्ता में निवास को मान जाता है। दोस्तों, अंग्रेज जब मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब घोषित करने वाले होते हैं, इसी बीच कासिम और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में अंग्रेज मांग रखते हैं कासिम के सामने कि आप हमें नवाब बनते ही 5 लाख रुपए देंगे, यानी कि कंपनी को 5 लाख रुपए कासिम को देना होता है। इसके साथ ही वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ज़िले कंपनी को देने होंगे। और मीर कासिम क्या करता है, इन सभी अंग्रेज़ों की मांगों को मान लेता है और अगला बंगाल का नवाब बन जाता है। तो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बनता है। 1760 में बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है। दोस्तों, वेंसीटाट जो बंगाल का गवर्नर है, यह इस परिवर्तन को बंगाल की क्रांति कहता है। लेकिन दोस्तों, क्रांति की परिभाषा में कहा जाता है कि जब सत्ता में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए और उसमें जनता की बड़ी भागीदारी हो, तब हम उस किसी को क्रांति कहते हैं। जैसे कि फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें जनता की भागीदारी होती है और सत्ता जो कि पुराने समय की सत्ता होती है, उसे समूल जड़ से उखाड़ दिया जाता है और नई सत्ता स्थापित होती है। लेकिन बंगाल में प्रशासन और सत्ता उसी प्रकार की होती है, सिर्फ नवाब बदल दिया जाता है मीर जाफ़र से मीर कासिम, और इसमें जनता की यानी कि बंगाल के जनता की कोई भागीदारी ही नहीं होती है, क्योंकि अंग्रेज जनता को इतना लूट लेते हैं कि जनता बहुत ही दयनीय स्थिति में जाती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ़ उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। ऐसे में अंग्रेज़ों को बंगाल के जनता का साथ कैसे मिल सकता था, इसलिए जो इतिहासकार होते हैं इसे क्रांति नहीं मानते हैं, यानी कि वेंसीटाट का यह कथन कि यह बंगाल की क्रांति थी, इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। दोस्तों, मीर जाफ़र की तरह मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की मांग को कालांतर में पूरा नहीं कर पाता है। फिर भी वह बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कार्ययोजना निर्मित करता है। लेकिन अंग्रेज़ जब उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो उनका मीर कासिम से मोह भंग हो जाता है और इस बीच मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच छोटी मोटी झड़प होती है और धीरे धीरे मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच तनाव बढ़ता जाता है और मीर कासिम एक उदय नाला की झड़प के बाद अवध में शरण लेता है और इसके बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे मीर कासिम बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो अगले वीडियो में हम बक्सर के युद्ध की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उस युद्ध का कारण क्या होता है, उस युद्ध में परिणाम क्या निकल कर आता है और इलाहाबाद की दोनों संधियों को हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आई होप आधुनिक भारत सीरीज़ की आप वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।